और हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण, जिसे कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण क्या है, इसकी कोटि क्या है, इसकी घात क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अवकल अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण, इसको इंग्लिश में कहा गया है डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिफिनीशन की बात करेंगे कि डिफिनीशन क्या होगी। तो सबसे पहला काम है कि अगर इसके डिफिनीशन की हम बात करें, परिभाषा डेफिनीशन, तो ये क्या है। तो हम आपको बता दें कि यदि कोई किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के जो अवकल गुणांक है वो हो, तो वो पूरा का पूरा समीकरण हमारा क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। यानी फंक्शन जो है हमारा समीकरण का वो कैसा होना चाहिए, एक्स हो, उसमें वाई भी हो, यानी स्वतंत्र चर एक्स, परतंत्र चर एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स है वो परतंत्र चर का क्या है, अवकल गुणांक है। इनके बीच जो संबंध बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लीजिए थोड़ा सा कि यदि यदि किसी किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, ठीक है, परतंत्र चर तथा एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्स वाई तथा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो जैसे मान लें कि हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर जो हम x लेते हैं ये हमारा स्वतंत्र चर है। ठीक है, और जो y है वो परतंत्र चर कहलाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपकी कि स्वतंत्र चर क्या है और परतंत्र चर क्या है। स्वतंत्र चर वो है जो अपने आप में ही स्वतंत्र हो, ठीक है, और परतंत्र चर वो है जो स्वतंत्र चर पे क्या करता है, निहित होता है, निर्भर करता है। यानी जो y है वो x पर निर्भर करता है कि जैसे से x बदलेगा y भी आपका बदलता जाएगा। इसलिए हम y को परतंत्र चर कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर यानी x हो, परतंत्र चर यानी y हो एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक यानी dy बाई dx हो, तो हम उसे कहेंगे क्या, अवकल समीकरण। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में भी हमने बता दिया कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। यानी जो चर हमारा स्वतंत्र चर पे निर्भर करता है वो हमारा क्या कहलाता है, परतंत्र चर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि अवकल समीकरण
ऐसा होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ ले ले रहे हैं, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 5 d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का x cos x। इस टाइप से जितने भी फंक्शन हम यहाँ बना रहे हैं तो वो हमारे क्या हैं, पूरे के पूरे अवकल समीकरण के अंतर्गत ये आएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे आपका इस स्वतंत्र चर भी है और परतंत्र चर का अवकल गुणांक भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परतंत्र चर का अवकल गुणांक है और यहाँ पे स्वतंत्र चर मौजूद है आपका। इस टाइप से सारे फंक्शन जो बनेंगे हमारे अवकल समीकरण बनेंगे। एक और हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जिस पे हम d2y बाई डी एक्स टू माइनस एम वाई, ठीक है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज करिए हमने ये लिया हुआ है कि d2y बाई डी एक्स टू माइनस एम dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। या हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई dy बाई डी एक्स प्लस का m इज इक्वल टू 0। तो ये जितने भी फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं ये सारे के सारे फंक्शन हमारे क्या हैं, अवकल समीकरण के क्या हैं, ये उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कई उदाहरण से लिख दिए हैं, ठीक है। एक हमने ये लिखा हुआ है, एक ये है, एक ये हमारा एग्जाम्पल है और एक ये है कि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे अवकल समीकरण के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि इस पूरे वर्ड का जो मतलब था क्या था कि x हो, y हो, dy बाई डी एक्स हो, इनके बीच का संबंध होना चाहिए, ठीक है। तीनों एक साथ हो ये भी जरूरी नहीं है, कोई भी दो एक साथ हो सकते हैं। dy बाई डी एक्स कंपल्सरी है, बाकी इन दोनों में कोई भी दोनों मतलब तीनों एक साथ भी हो सकते हैं और एक ऐसे भी हो सकते हैं। तो मेनली आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ याद रखना है कि स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं परतंत्र चर का अवकल गुणांक जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। तो ये अवकल समीकरण हमारा यहाँ से बन जाएगा। ये पहली बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, ये हमारा क्या है, परतंत्र चर का अवकल गुणांक है, ये हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है। यहाँ पे भी परतंत्र चर का अवकल गुणांक मौजूद है, यहाँ पर क्या है, ये x स्वतंत्र चर है। ये जो हमारा दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स टू, ये द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार इसका अवकलन किया गया है। और यहाँ पर ये भी हमारा क्या है कि परतंत्र चर का जो अवकल गुणांक है और ये हमारा क्या है, स्वतंत्र चर यहाँ पर मौजूद है। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे 2 डेरिवेटिव हमारे मौजूद हैं, एक सेकेंड ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का, यानी द्वितीय कोटि और प्रथम कोटि का। और साथ ही साथ जो मतलब जो हमारा अवकल गुणांक है ये किसका है, परतंत्र चर का है, और ये हमारा स्वतंत्र चर यहाँ से मौजूद है, ठीक है। ये हम यहाँ पे भी हम अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए y भी आया हुआ है, यानी हमारा परतंत्र चर और उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र चर नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके अवकल समीकरण के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया है कि परतंत्र चर क्या है और स्वतंत्र चर क्या है, ठीक है। स्वतंत्रता तो सब जानते हैं कि जो अपने आप में स्वतंत्र, ठीक है। तो ये अवकल समीकरण का क्या हो गया, परिभाषा हो गई है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अवकल समीकरण क्या है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण कितने टाइप्स के हो सकते हैं। चलिए, तो अवकल समीकरण की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं यानी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो अवकल समीकरण का प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसके काइंड्स की बात करें तो 2 प्रकार के यहाँ पर आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकल कर आएंगे। एक
कौन कौन से? तो एक तो होता है हमारा साधारण अवकल समीकरण और दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। पहला है साधारण अवकल समीकरण, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा जो हमारा होगा, ठीक है, ये हमारा साधारण हो गया, और दूसरा क्या है? आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। और आंशिक अवकल समीकरण को हम कहते हैं पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमने दो टाइप्स के अवकल समीकरणों को बताया हुआ है। ये अवकल समीकरण दो टाइप्स के हैं। पहला क्या है? साधारण अवकल समीकरण, और जो दूसरा है वो क्या है? हमारा आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो साधारण अवकल समीकरण ही हमको यहाँ पे पढ़ना है, आंशिक अवकल समीकरण हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भले ही इसको ना पढ़ें, लेकिन इसकी डिफिनीशन एक बार जानना जरूरी है कि साधारण और इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, कि साधारण आंशिक अवकल समीकरण कब होता है और आंशिक अवकल समीकरण क्या है, इनका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो साधारण अवकल समीकरण जो होता है, इसमें केवल एक आपका स्वतंत्र चर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर आपके हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या, दोनों में से किसी का भी आंशिक अवकलज या दोनों का भी हो सकता है, आंशिक अवकलज जो है गुणांक जो है होना जरूरी है। तो पार्शियल आंशिक वाले में तो आपका जो होगा कि उसमें आपके दो से ज़्यादा स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं, और उनके अवकलज जो हैं वो आंशिक अवकलज जो है गुणांक वो भी होगा। और यहाँ पर केवल और केवल एक स्वतंत्र चर आपका होगा साधारण वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहला काम हम बात करेंगे कि साधारण अवकल समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो पहला आप लिख लीजिए साधारण अवकल समीकरण। इसकी बात हम पहले करेंगे कि साधारण अवकल समीकरण क्या है, ठीक। साधारण अवकल समीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा गया है ऑर्डिनरी, हम नीचे लिख दे रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है? तो अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? वे अवकल वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर हो, ठीक है। जिनमें वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है कि वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो उसे साधारण अवकल समीकरण कहेंगे। यानी जो साधारण अवकल समीकरण है, इसमें केवल और केवल एक ही स्वतंत्र चर हमारा यहाँ पर होगा, एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर यहाँ पे
नहीं होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर होने का मतलब है फिर वो चला जाएगा आपका आंशिक वाले में, और वहाँ पर तो आपका जो आंशिक अवकलज गुणांक है वो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की, तो हम क्या लिख सकते हैं, जितने एग्जाम्पल्स अभी हमने ऊपर लिखे थे वो भी हमारे एक प्रकार से क्या थे कि साधारण अवकल गुणांक साधारण अवकल समीकरण ही थे, क्योंकि वहाँ पर भी हमने एक ही चर का यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है d2y/dx2 पावर 2 प्लस 4y² इज इक्वल टू x। दूसरा है dy/dx इज इक्वल टू साइन x। ये सभी जितने भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अवकल समीकरण वो साधारण अवकल समीकरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें आएगा साधारण अवकल समीकरण के अंतर्गत ये आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, तो यहाँ पर देखिए एक ही स्वतंत्र चर हमारा यूज किया गया है, बाकी हमने परतंत्र चर भी एक यूज किया और उसका डेरिवेटिव भी एक ही यूज किया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हमारे वो कैसे हैं, साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से, अगर इंग्लिश में हम कहना चाहें कि दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि जो आंशिक अवकल है वो क्या होता है। ठीक है, तो आंशिक वाला भी देख लीजिए डिफिनीशन, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा साधारण हम यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंशिक। आंशिक को कहते हैं पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ से हम इसको देखें, हम कह सकते हैं कि डिफिनीशन देखिए हम इसी से बनाएंगे कि ऐसे वे अवकल समीकरण, या ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज़ है, दोनों भी सही है। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, जिनमें दो से अधिक दो या दो से अधिक, ठीक है, जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो। ठीक है, और उनमें से किसी एक के, और ये नोट हो गए, और उनमें से किसी एक के भी सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो, अवकल गुणांक हो। ठीक है, आंशिक अवकल गुणांक हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं y² डेवर z बाई डेवर x प्लस और यहाँ पे हम ले रहे हैं y डेवर z बाई डेवर y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले हम डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, फिर आगे हम लोग चलते रहें। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है पहले आप ये समझ लीजिए कि ऐसे अवकल समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स हमने डिपेंडेंट वो सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लिया हुआ है जिसको हमने हिंदी में स्वतंत्र चर कहा हुआ है, तो ये दो से ज़्यादा हो सकते हैं।
इन्होंने कहा कि स्वतंत्र चर हो और उनमें से किसी एक के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक हो तो आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आंशिक अवकल गुणांक हमको होता क्या है, तो जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेवर जेड बाई डेवर एक्स एंड डेवर जेड बाई डेवर वाई, ये जो डेवर शब्द हमने यूज किया हुआ, ये बगल में आपको नोटेशन दिख रहा है जहाँ पे हमारा हाथ दिख रहा है, ये जो नोटेशन है ये आंशिक को दर्शाता है कि कहीं भी अगर ये नोटेशन यूज किया जाता है किसी भी फंक्शन के साथ, इसका मतलब उस फंक्शन का आंशिक अवकलन हो रहा है। क्या हो रहा है? आंशिक अवकलन। क्योंकि पूर्ण अवकलन के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं, और आंशिक के लिए हम लोग ये डेवर यूज करते हैं। यहाँ पर आंशिक अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा कि अधिक स्वतंत्र चर हो, लेकिन यहाँ पर हालांकि एक ही हमने दो स्वतंत्र चर लिए हुए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये दोनों हमारे स्वतंत्र चर हैं, और यहाँ पे जो परतंत्र चर है वो जेड है। ठीक है, जेड है, यानी जो जेड का फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, यानी इसका जो फंक्शन रहा होगा वो रहा होगा जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ये रहा होगा। ठीक है, ये रहे, ये हमारा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा रहा होगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे x और y स्वतंत्र हैं, और जो हमारा z है वो क्या है? परतंत्र, क्योंकि z जो है हमारा वो आंशिक अवकलन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये x और y पे डिपेंडेंट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, तो x और y तो आपको स्वतंत्र चर भी मिल गए और आंशिक अवकलन भी आपको यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, एक x के सापेक्ष है, दूसरा y के सापेक्ष। तो यहाँ से जो हमको मिला ये क्या है हमारा? ये हमारा आंशिक अवकल गुणांक है, अवकल समीकरण है, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको छोड़ करके आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है साधारण अवकल समीकरण, केवल आपको यही पढ़ना है। और बाकी जो ये है आपका कि आंशिक अवकल समीकरण क्या है, तो वही आपकी डिफिनीशन सिर्फ जान लीजिए, इसको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और उसका जो घात है वो कितना होता है। ये तो नोट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इसकी कोटि और इसके घात की बात करेंगे कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। अवकल समीकरण की, इसके बाद हम बात करेंगे अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अवकल समीकरण की कोटि, कोटि। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अवकल समीकरण की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो किसी अवकल समीकरण में जो अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि का मतलब कि नहीं कह सकते हैं कि किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लें पहले इसके, फिर इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि किसी अवकल अवकल समीकरण समीकरण किसी अवकल समीकरण की की कोटि उसमें विद्यमान देखिए इसमें हमने लिखा कि किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि के हायर ऑर्डर की बात की जा रही है, उच्चतम कोटि के अवकलज 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 यानी डेरिवेटिव, अवकलज का है डेरिवेटिव, उच्चतम विद्यमान और किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है, कि कोटि के बराबर होती है
है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है कि जो हमारी अवकल समीकरण की कोटि है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। जो उच्चतम कोटि का हमारा जो अवकलज होगा वो हमारा क्या होगा कि उसकी जो कोटि बनेगी वो पूरे समीकरण की कोटि के बराबर होगी। मतलब हम यहाँ पे समीकरण की कोटि की बात कर रहे हैं, तो जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा वही पूरे समीकरण की कोटि को दर्शाएगा। ये हमारा यहाँ पे मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ कि जो अवकल समीकरण की कोटि है वो उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि जैसे हमने dy बाई डी एक्स लिखा, ठीक है, इसमें हमने एक इक्वेशन बना दिया, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हमारा उच्चतम कोटि कहलाएगा। अगर हमने मान लीजिए कि अपना इक्वेशन dy बाई डी एक्स टू तक ले गए हुए हैं, तो यहाँ पे जो उच्चतम कोटि का डेरिवेटिव होगा वो d2 यानी 2 ऑर्डर पे जाएगा वो। ठीक है, इसी टाइप से d3y बाई डी एक्स थ्री, d4y बाई डी एक्स फोर, इस टाइप से हमारा जो है अवकल है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं और यहाँ से हम आपको कोटि को और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस या इक्वल टू कर लीजिए, इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे लिख लें कि d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू पावर 2 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने दो उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं। पहले में क्या है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक अवकल समीकरण है, जहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है। किस कोटि का? प्रथम कोटि का। तो यही पूरे समीकरण की कोटि को दर्शाएगा। तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि बनेगी वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1। ठीक है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहेंगे हम? फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, ये जो कोटि इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। फिर सेकंड पे आए तो सेकंड क्या कहता है? सेकंड पे देखिए d2y बाई डी एक्स टू लिखा हुआ है, इसकी पावर 2 है, प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा प्रथम कोटि का है, ये हमारा द्वितीय कोटि का है, और सबसे उच्चतम हमारा यही है द्वितीय कोटि का। ठीक है, ये जो d2y बाई डी एक्स टू हम लिखते हैं ये बता रहा है कि किस ऑर्डर पे आपका जो अवकल गुणांक है वो मतलब कोई भी फंक्शन कितने ऑर्डर तक अवकलन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो d2y बाई डी एक्स टू है ये सेकेंड ऑर्डर तक इसका डिफरेंशियल किया गया है, मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ से इसकी जो कोटि बनेगी सबसे हाईएस्ट अगर ये है तो वो है 2, तो इसलिए पूरे समीकरण की जो कोटि बनेगी वो 2 हो जाएगी। नहीं हो जाएगी 2, इसको कहा जाएगा सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि का ये हमारा समीकरण यहाँ से बनेगा। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑर्डर का है और दूसरा सेकेंड ऑर्डर का। इसी टाइप से हम और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिखा d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस प्लस वाई d2y बाई डी एक्स टू प्लस इज इक्वल टू सपोज करिए हो गया हमारा 1। तो यहाँ से कितने कोटि का बनेगा? 3 कोटि का। कोटि इसकी कितनी हो गई? 3, यानी थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये तृतीय कोटि का क्या बनेगा? हमारा अवकल समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ये कोटि हो गई। कोटि पे हमने जो लिखा वो बातें देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज। तो देखिए उच्चतम कोटि का अवकलज कितना? यहाँ उच्चतम कोटि 1 है, यहाँ उच्चतम कोटि 2 है, यहाँ उच्चतम कोटि 3 है। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है, यानी जो इसका उच्चतम कोटि का ये जो अवकलज है यही पूरे समीकरण की कोटि को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे अवकल समीकरण की घात की। कि अवकल समीकरण का घात क्या होगा? पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिग्री कह सकते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, चलिए आगे देखते हैं डिग्री क्या है। तो डिग्री की बात हम यहाँ पे करेंगे
डिग्री क्या है, डिग्री पे भी देखिए जो जो भी है आपको अगर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया गया है कि जो हमारी डिग्री है वो कैसे आकलन की जाती है, उसी टाइप से हम यहाँ पर डिग्री का आकलन करेंगे। यहाँ पर भी डिग्री का आकलन वैसे ही होता है, ठीक है। तो अवकल समीकरण की घात, यहाँ कोटि की बजाय घात कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा घात, और यहाँ पे आ जाएगा डिग्री, ऑर्डर की बजाय क्या आ जाएगा, डिग्री, डिग्री, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की घात क्या होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं इसके कि किसी किसी समीकरण किसी अवकल समीकरण अवकल समीकरण, ठीक है, की घात घात उसमें उपस्थित उसमें उपस्थित, ठीक है, उपस्थित उच्चतम कोटि के उच्चतम कोटि के अवकलज अवकलज और अवकलज को हमने बताया था ना कि अवकलज को डेरिवेटिव कहा जाता है, अवकलज की घात के बराबर होता है, अवकलज की घात के बराबर होता है, ठीक है। जबकि 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 अवकल गुणांक गुणांक भिन्नात्मक भिन्नात्मक तथा करणी चिन्हों से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि किसी अवकल समीकरण की घात उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है, जबकि अवकल गुणांक भिन्नात्मक तथा करणीय चिन्हों से स्वतंत्र हो। मतलब ये है कि वहाँ पर आपका ना तो भिन्न होना चाहिए और ना तो करड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर भिन्न और करड़ी लगी होगी तो हम इसका जो सही घात है वो नहीं बता सकते। तो हमें इसको जो है अपने अवकल समीकरण को उससे क्या करना होगा, अलग करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि घात कितनी होगी। चलिए अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस से भी हम डिस्कस करेंगे कि घात कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल, तो यहाँ से हम ये डिस्कस करेंगे कि कोटि घात जो है कितनी होगी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है d2y/dx2 पावर 3 प्लस dy/dx, ठीक है, पावर 3 प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और सेकेंड हम यहाँ से ले ले रहे हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे d2y/dx2 का क्यूब बनाया प्लस dy/dx का क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरा हम बना ले रहे हैं d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तीसरा हम ले ले रहे हैं कि dy/dx इज इक्वल टू एक्स tan x। सपोज करिए हमने एक फंक्शन यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने दिए हुए, ठीक है। अब जैसा कि परिभाषा हमारी क्या कहती है कि ऐसे अवकल समीकरण किसी अवकल समीकरण की घात उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है। उच्चतम कोटि का अवकलज
यहाँ पे अगर हम बात करें तो उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है, d2y/dx2, यानी ये द्वितीय ऑर्डर द्वितीय कोटि का जो है हमारा अवकल समीकरण बना हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट कोटि यही है और इसकी घात इसकी पावर कितनी रखी है, 3 है। तो ये पूरे पूरे समीकरण की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ से, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लिख लें, dy/dx इज x tan x, इसको यहाँ से हटा दें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोटि की, तो इसकी कोटि जो हो जाएगी, सॉरी घात हो जाएगी, घात वो हो जाएगी 3, क्योंकि सबसे उच्चतम कोटि कहा गया है। उच्चतम कोटि हमारी d2y/dx2 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी पावर जो है रखी हुई है, डिग्री जो रखी हुई है 3 रखी हुई है। तो हमने यही लिखा है कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर, तो उच्चतम कोटि का अवकलज है और इसकी घात 3 है, इसलिए पूरे पूरे अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 3 हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए कितनी घात हो जाएगी। तो यहाँ पे जो घात आएगी, आप देखिए यहाँ पर भी उच्चतम कोटि कितना है, 2, तो 2 की पावर कितना है, 2, यानी जो उच्चतम कोटि की पावर है वो 2 है, इसलिए पूरे समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे जो उच्चतम कोटि हो केवल फर्स्ट ऑर्डर का ही है, वहाँ dy/dx। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं कि जो अवकल समीकरण की घात क्या है, अवकल समीकरण की डिग्री क्या है, और अवकल समीकरण की कोटि क्या है, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, या पहले एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोटि और घात क्या है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए कोटि और घात कि कैसे कैसे फंक्शन पे, और कैसे मालूम करेंगे कि कितनी कोटि और कितनी उसकी क्या है, घात है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये हो गया, क्लियर है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर लेंगे और उसकी कोटि और जो घात है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये है, एक मिनट, एग्जाम्पल है d2y/dx2 पावर 3। एग्जाम्पल है हमारा कि d2y/dx2 पावर 3 प्लस dy/dx टू द पावर 3। ठीक है, इसको हम 1 मिनट यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्पेस रहेगा और इससे क्लियर समझ में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे पूरा कई एग्जाम्पल्स लेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि घात और कोटि कैसे कैसे किस इक्वेशन पे हम लोग बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, d2y/dx2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें d2y/dx2 इज इक्वल टू 0, ये हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसके कोटि और घात की बात की जाए तो कोटि तो आप साफ साफ देख सकते हो कितनी है, वो 2 है। कितनी कोटि है, 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 कोटि तक इसका अवकलन किया गया है। लेकिन अगर घात की बात करें तो इसकी घात कितनी होगी, तो घात होगी 1, क्योंकि इस कोटि सेकेंड कोटि का जो ये अवकल समीकरण बनाया गया है इसकी घात 1 है, तो पूरे अवकल समीकरण की घात क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। चलिए अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हम और लिख रहे हैं कि d2y/dx2 पावर 2 प्लस 5 dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस 6y। सपोज करिए ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम कोटि और घात की बात करें, देखिए कोटि तो 2 होगी, कोटि क्या होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो सबसे उच्चतम कोटि ये है। ठीक है, सबसे उच्चतम कोटि क्या है, d2y/dx2, और इससे उच्चतम कोटि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये जो कोटि है d2y/dx2 की, ये जो है पूरे समीकरण की कोटि को दर्शाएगा। और हमने घात पे क्या कहा है कि जो सबसे उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक है
उसकी जो घात होगी वो पूरे अवकल समीकरण की घात बनेगी। तो उच्चतम कोटि का कौन है, d2y/dx2 है, और इसकी घात कितनी है, 2। तो यही घात जो है पूरे अवकल समीकरण की घात को क्या करेगा, ये दर्शाएगा। क्लियर है, ये पूरे अवकल समीकरण की घात को क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं, यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ से हम बात करेंगे इसकी कोटि और घात कितनी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, और एग्जाम्पल है कि dy इज इक्वल टू प्लस 3x प्लस कॉट x प्लस dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोटि की, तो सबसे पहला काम तो हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करना होगा, मैनेज करना होगा अवकल समीकरण के फॉर्म में। हालांकि ऐसे भी हम इसे अवकल समीकरण कह सकते हैं, पर आपको हम उस फॉर्म में ला दे रहे हैं जिस फॉर्म में आपको क्लियर हो। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू -3x प्लस का कॉट x इंटू डी एक्स, 3x प्लस कॉट x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, dy/dx आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3x प्लस कॉट x। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो फॉर्म निकल कर आया हुआ है हमारे पास, इसमें अगर हम कोटि और घात की बात करें तो दोनों ही क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, दोनों ही क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कोटि भी 1 है और घात भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे सबसे उच्चतम कोटि कितना है, 1 है, यानी एक बार अवकलन किया गया है, और इस अवकलन की जो घात है वो कितनी है, वो 1 है। तो पूरे अवकल समीकरण की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कोटि कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक बढ़िया एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एग्जाम्पल d2 थीटा बाई dr 2। ठीक है, d2 थीटा बाई या ऐसे लिख लीजिए d2r बाई d थीटा 2 इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि रूट 1 प्लस dr/d थीटा की पावर 2। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को अगर हम इसकी कोटि और घात बतानी है, तो हमने पहले भी कहा है कि कोटि तो हम बड़े आराम से बता देंगे, लेकिन घात के लिए क्या कहा था हमने कि वो करड़ी से मुक्त होना चाहिए, और या भिन्नात्मक जो पावर है, घात है, उससे क्या हो, वो मुक्त होना चाहिए। यानी अगर हमें इसे मुक्त करना है तो हमें इसे क्या करना होगा, क्या करना होगा, हमें इसको दोनों तरफ की पावर 4 लेनी होगी, जहाँ से ये क्या होगा, हटेगा। तो दोनों पक्षों की घात 4 ले लीजिए, दोनों पक्षों की घात 4 लेने पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक साइड से जब हम पावर को हटाएंगे तो दूसरे साइड वो पावर रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से हो गया d2r/d थीटा 2 की पावर 4, और यहाँ से रूट हट जाएगा और यह आ जाएगा 1 प्लस dr/d थीटा 2 की पावर 2। ठीक है, अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि कैसे हटा, तो देखिए कैसे हटा, हम दिखा दे रहे हैं आपको कि ये d2r/d थीटा 2 की पावर जब हम 4 लेंगे तो इधर देखिए आएगा 1 प्लस dr/d थीटा की पावर 2, और इसकी पावर 1/4। ठीक है, और इस 1/4 की पावर अगर हम 4 लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा खत्म होकर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो आएगा 1 प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम कोटि और घात बताएंगे तो कितना कितना आएगा, तो देखिए कोटि कितनी हो गई, कोटि इसकी हो गई 2, क्योंकि ये देखिए सबसे उच्चतम कोटि कितनी यहाँ पे दिख रही है हमको पूरे इक्वेशन में, 2 दिख रही है, यानी 2 घात तक ये क्या है, अवकलन किया गया है। ठीक है, 2 घात तक ये अवकलन किया गया है। अब अगर हम आगे चले घात की बात करें, तो हमने आपसे क्या कहा है कि पूरे समीकरण में जो सबसे उच्चतम कोटि हो, उच्चतम कोटि, उसकी घात जो होगी वो पूरे समीकरण की घात को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो घात आपकी है वो कितनी है, 4। ठीक है,
क्योंकि सबसे उच्चतम कोटि हमारी कितनी है, D2, यानी 2 कोटि है, और इसकी सब ऊपर जो घात लिखी कितनी लिखी, 4। तो पूरे समीकरण की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 4 के बराबर हो जाएगी। ये क्लियर है? देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन था, और आपको ये ध्यान रखना है कि भिन्नात्मक और जो हमारा करली है इनसे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेगा हम क्लियर घात नहीं बता सकते। अब अगर हम यहाँ से बताना होता तो हम कैसे बताते घात कितनी है, तो हमने इसका पहले कन्वर्जन किया, और कन्वर्जन करने के बाद हमने यहाँ से बता दिया कि कितनी घात यहाँ पर आएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 कितना है, d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 इज इक्वल टू x प्लस dy बाई डी एक्स की पावर हाफ, dy बाई डी एक्स की पावर हाफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए भिन्नात्मक रूप मौजूद है 3/2 और यहाँ पर मौजूद है 1/2, और हमने आपसे क्या कहा था कि दोनों चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, करनी से भी और इससे भी। तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 लिखा हुआ है, अगर ये 2 यहाँ से हट जाए तो करनी हमारी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का अगर हम यहाँ से वर्ग ले लें तो कितना आएगा, चलिए इधर वाले को हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, इधर वाला तो क्लियर हो गया, नोट भी हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी कोटि और वो कितनी होगी। चलिए इसको हम इधर लिख ले रहे हैं कि d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 इज इक्वल टू x प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 1/2, ठीक है, 1/, ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने कहा कि दोनों साइड से अगर ये 2 हट जाए तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है करली से मुक्त हो जाए, अरे हाँ करली से मुक्त हो जाएगा। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू की पावर 3/2 है, 3/2, और इस पूरे की पावर हमने यहाँ पे 2 ले लिया। इस टाइप से यहाँ पर भी आएंगे तो x प्लस dy बाई डी एक्स की पावर हाफ लिखा हुआ है, और इस पूरे की पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा। देखिए पावर की पावर है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो टोटल वैल्यू आ गई d2y बाई डी एक्स टू द पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस dy बाई डी एक्स टू द पावर 1, ठीक है। केवल इतना बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 3 बचा हुआ है, और इधर जब हम आएंगे तो ये देखिए x प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर यहाँ 1 बचेगा, तो ये टोटल जो हमारा समीकरण आएगा वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा कि d2y बाई डी एक्स टू पावर 3 आया है x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर हम कोटि और घात की बात करें तो सबसे जो उच्चतम कोटि है वो कितनी दी हुई है, तो कोटि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, मतलब इसको जो है इस समीकरण को 2 ऑर्डर तक ले जाया गया है, तो d2y बाई डी एक्स टू यानी इस द्वितीय कोटि का बनेगा। लेकिन घात की अगर हम बात करें तो हमने घात के लिए क्या कहा है कि जो उच्चतम कोटि है उसकी पावर, यानी यहाँ पे उच्चतम कोटि की पावर कितनी है, 3, तो घात कितनी हो गई आपकी, ये 3, ठीक है। तो घात और कोटि यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे फंक्शन में कैसे कैसे हमें घात और कोटि बतानी है। ये क्लियर है सबको, ठीक है। सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, लास्ट में हमने एक नोटेशन भी उसमें लिखा हुआ था डिफिनेशन में कि करणी से और भिन्नात्मक से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो मुक्त नहीं होगा हम उसकी घात नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद अगर किसी भी अवकल समीकरण को बनाना हो तो ध्यान क्या रखना है, जितने उसमें अचर होते हैं उतनी बार उस अवकल समीकरण को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि जो पहला समीकरण हमारा होता है प्रेजेंट टाइम में, उसको जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है उनको मिला करके सबको हमें उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य होता है उन जो स्वेच्छ अचर होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उन्हें क्या होता है, एलिमिनेट करना हमारा वहाँ पे मेन पर्पज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक लास्ट टॉपिक हमारा है क्या,
कि कैसे इसके क्या जो टर्म्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्या है, चलिए लिख लीजिए। अवकल समीकरण बनाने के पद, अवकल समीकरण बनाने के पद, ठीक है, क्या है, टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के क्या क्या है। तो पहला क्या है कि दिया गया समीकरण, क्या समीकरण, एक, दूसरा क्या है कि दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को, ठीक है, को x के सापेक्ष या जिसका भी फंक्शन है उसके सापेक्ष, ठीक है, उतनी बार, उतनी बार अवकलन, अवकलन करें जितने की, जितने की उसमें अचर हो। ठीक है, और तीसरा क्या है कि दोनों परिस्थितियों को, दोनों तीनों चारों जितनी परिस्थिति बनेंगी वहाँ से हम उन अचर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो तीसरा क्या है, अचर को, अचर को विलोपित करना, विलोपित करना, विलोपित को हम कहते हैं इलिमिनेशन, है, एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट करना है। हमारा जो मेन टारगेट है कि जो समीकरण दिया होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण को लिख लेंगे, उसके बाद उसको हम तब तक अवकलन करेंगे जब मतलब जितने अचर होंगे उतने बार उसको हमें अवकलन करना है। यानी दो अचर हैं तो दो बार, तीन अचर हैं तो तीन बार, चार अचर हैं तो चार बार इसे अवकलन हमें करते रहना है। और अंत में क्या करना है, अचर को विलोपित करना है। यानी जो भी अचर बच रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से विलुप्त करेंगे, क्योंकि अगर हम विलुप्त नहीं करेंगे तो हमारा जो कंप्लीट वो बनने वाला अवकल समीकरण वो यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे बाद में करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही इसको स्टॉप करते हैं। और यहाँ पे हमने आपको अवकल समीकरण समझाया, अवकल समीकरण की घात समझाया, अवकल समीकरण की कोटि समझा दिया है, कितने टाइप्स का अवकल समीकरण है, कौन सा अवकल समीकरण यहाँ पढ़ लेने हैं, और अवकल समीकरण को बनाने के क्या पद हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।